हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आप लोगों का क्लैट 2024 जो है बिल्कुल पास में है और हम यही बात करेंगे कि अगले 15-17 दिन की क्या स्केड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी एज मिल जाए। अगर आप लोगों के पास अपना स्केड्यूल है, अच्छी बात है, एक बार देख लो। आप इसमें से कुछ जो अच्छे पॉइंट्स लगे वो आप इंक्लूड कर सकते हैं और अगर नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं है स्केड्यूल तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। देखो, दूसरी चीज इस पे हम आए उससे पहले एग्जाम पास में है, थोड़ा बहुत डर और ये सारी चीजें जो है ना वो लगना बहुत स्वाभाविक है। देयर इज अ वेरी फेमस कहावत कि गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, वह तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चिले। बेसिकली मतलब ये कि घुड़सवार जो घोड़ा चला रहा है ना वही गिरेगा, वो बंदा नहीं गिरेगा जिसने घोड़े पे बैठा ही नहीं। मतलब हारने के चांसेस उसी के हैं जो उसके लिए जीतने का प्रयास कर रहा है। अगर आप पहले ही गिव अप करके बैठ जाओगे तो वैसे ही हार चुके हो, है ना। तो आप लोग वैसे भी आधी जंग जीत चुके हो कि आप लोग कोशिश कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, यू आर सीरियस, तो परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप जो है क्लैट 2024 की तैयारी कर सकते हैं अगले बचे हुए कुछ दिन के अंदर। और तैयारी तो क्या करोगे, ऑलरेडी कर रखी होगी। कैसे आप थोड़ा सा अपने 15-20 दिन को बैलेंस कर सकते हो जिससे आपको थोड़ी एज मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि इस एग्जाम का टाइमिंग क्या है। ये सबको पता है कि 2 से 4 PM है। आप बोलोगे सर इसमें नया क्या बता रहे हो। देखो, बॉडी जो है ना वो 2-4-5 दिन में काम करने वाली पार्ट नहीं है। जैसे मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं। आपको क्यों लगता है कि आपको रात में 11 बजे 12 बजे या जो भी आपका स्लीप साइकिल है आपको उसके पास नींद आने लगती है। ये अपने आप नहीं होता है, ये हमारा बॉडी जो है ना एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अडेप्टेशन पे चल रही है और इसलिए होता है। आप लोगों को मे बी कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो नाइट शिफ्ट करते हैं, नौकरियां, मतलब बहुत जगहों पे नाइट में काम करते हैं। तो उन लोगों को एक्चुअल में नाइट में नींद नहीं आती क्योंकि वो घर आके सुबह सोते हैं। उनकी बॉडी उस तरीके से अकस्टम हो जाती है। तो आपका पेपर 2 से 4 पे है, ये आपको पता है, लेकिन आप इसके लिए कर क्या रहे हो ये आपको समझना होगा। कर रहे हो ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। आप इस बात को समझो कि आपका एग्जाम सेंटर जहां भी आएगा, बहुत सारे बच्चे अपने घर से दूर जाके रहेंगे, तो आपको एग्जाम वाले दिन सुबह 7 बजे मैक्सिमम उठना ही पड़ेगा। 7 AM पे आपको उठना ही पड़ेगा। और आपका अब जो रूटीन होना चाहिए ना वो यही होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात रात तक जगते हैं, फिर सुबह उठते हैं, मतलब सुबह लेट उठते हैं और पढ़ाई करते हैं रात में। कोई खराबी नहीं है, लेकिन अब एग्जाम का जो टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को कस्टम करना होगा। तो सुबह 7 बजे से उठने की आदत डालिए, रात में 11 बजे सोने की कोशिश करिए। वैसे एग्जाम से पहले नींद नहीं आती है, अब अगर आपका सोने का साइकिल भी उस दिन आपके सपोर्ट में नहीं रहेगा ना, और नींद नहीं आएगी। एंड आप बहुत सारे लोगों से ये बात सुनेंगे, अगर आपने 10th 11th का एग्जाम दिया हुआ है, अगर आप एग्जाम से पहले सोते नहीं हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है एग्जाम वाले दिन, हेडेक और ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। तो पहले तो अपना स्लीप साइकिल सही करो। दूसरा, आपका जो माइंड है ना ये भी एक प्रोसेस के थ्रू वर्क करता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे मॉर्निंग में मेरा दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। जैसे मैं क्लैट पॉइंट के लिए बहुत सारे नए नए थॉट्स जो भी मेरे दिमाग में आते हैं ना मॉर्निंग में आते हैं, क्योंकि वो मेरा माइंड का एक प्रोसेस अब डेवलप हो चुका है। आपको एग्जाम 2 से 4 में देना है, इसका मतलब आपके माइंड का अवेलेबिलिटी पीक जो है ना वो 2 से 4 PM में होनी चाहिए। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, मॉक टेस्ट का टाइम यही रखना। अब अगर देखो, ये तो वैसे बहुत पहले से बच्चों को बता दिया जाता है, बट अगर आप लोगों ने अभी तक की टाइमिंग में मॉक नहीं देना शुरू किया है तो वही कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। अब तो जान चुके हो, अब ये मैंने बात बता दी है, तो अब 2 से 4 PM में मॉक देना शुरू करो। इसके अलावा किसी भी टाइम पे मॉक नहीं देना है, ये पहली चीज आपको करनी है। 2, इसके बाद अब बात करते हैं आपके पूरे दिन का स्केड्यूल क्या होना चाहिए। एक नॉर्मल स्केड्यूल कैसे वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जब भी स्केड्यूल बनाते हैं ना, हम हमारी स्लीप को, सोने का उसमें अकाउंट नहीं करते हैं। जैसे हमने स्केड्यूल बना दिया हम इतना इतना पढ़ेंगे, भाई आपकी नींद भी तो उसमें कैलकुलेट करो। जब आप 24 घंटे में से एक स्केड्यूल बना रहे हो तो 10 घंटे 8 घंटे 8 से 10 घंटे अपनी नींद के लिए रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बचे हुए टाइम में अपना कर सकते हो। ऑल्दो 10 घंटे इस ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है कि आप 8 घंटे 9 घंटे मैक्सिमम सो सकते हो, 8 घंटे से कम करने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज स्लीप की अकाउंटेबिलिटी ध्यान रखना। जब स्केड्यूल बनाओ अपना, ब्रेक्स उसमें होने बहुत जरूरी हैं। कोई भी स्केड्यूल ना सिर्फ स्केड्यूल बनाने से वर्क नहीं करता है,
हर इंसान का एक इफिशिएंसी होती है कि हम इतने से इतने समय तक बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। जैसे मेरे साथ है कि मेरी सिटिंग मैक्सिमम 1.5 घंटे की है एक बार, चाहे मैं पढ़ाई करूं चाहे मैं काम करूं। 1.5 घंटे के बाद मेरे को एक जगह पे बैठ के मतलब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। तो आपको अपनी स्केड्यूल में ब्रेक्स इंक्लूड करने हैं, और वो कैसे करने वो मैं आगे बताऊंगा। प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट नहीं रहती है, ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था भी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट जब हम स्केड्यूल बनाते हैं ना, हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग एक टाइम पे, मतलब जैसे जब भी आप शुरुआत करते हो तो ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है, धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपके स्केड्यूल उसी तरीके से होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले, फिर बाद में। डिटेल में मैं अभी बता रहा हूं मैं बताना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज जो हमने अकाउंट फॉर स्लीप किया था, उसका मतलब क्या है? 2 चीजें हैं। जैसे कि आपने कोई टारगेट मिस कर दिया, तो अब आप कहोगे कि नहीं चलो आज मैं पूरी रात जग के पढ़ लेता हूं, कल से मैं वापस से फिर रूटीन फॉलो करूंगा। नहीं, आप नेवर कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप। अब इन कुछ 15-20 दिन के अंदर सो आराम से कर लिया है, सो लिया है, अब उठ के पढ़ाई करो। अब सोने का मतलब ये नहीं कि कुंभकर्ण बन जाना है हमें, नहीं। 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपको नींद सही लगे उतनी लो, उसके बाद फिर अपने स्केड्यूल पे आ जाओ। लेकिन अपने स्केड्यूल के अंदर 9 घंटे के आसपास सोने के लिए आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चीज है ये, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप अब इन बचे हुए दिनों में। दूसरी चीज मैंने आपसे बोली थी, आपकी जो भी स्केड्यूल आप बना रहे हो, मैं आपको ये बताऊंगा ही नहीं कि आप इतने से इतने ये करो, इतने से इतने, वो आपको बनाना है। पर करना क्या क्या है उसके अंदर वो मैं बता रहा हूं। अगले कुछ दिनों के लिए आपको कोऑर्डिनेटेड ब्रेक्स अपने स्केड्यूल में इंट्रोड्यूस करने हैं। ये पहले भी करने चाहिए थे, बट अगर नहीं बनाया था स्केड्यूल, कुछ नहीं किया था, छोड़ो ना, अब करना है तो अब इस चीज को समझना होगा। कोऑर्डिनेटेड ब्रेक्स क्या होते हैं? एक लॉन्ग ब्रेक्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट ब्रेक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी दिन की पहली सिटिंग ना सबसे लंबी हो सकती है। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, मान लिया आपने 7 बजे उठे, ब्रश व्रश सब काम निपटाया, 7:30 तक आप रेडी हो, आपने 7:30 से पढ़ाई शुरू करी, आप वहां पे 3 घंटे की सिटिंग कर सकते हो, 2.5 घंटे की कर सकते हो। और ये बात आप फील करोगे कि मॉर्निंग में सबसे ज्यादा फ्रेश रहते हैं जब हम उठते हैं। किसी किसी का मॉर्निंग दिन में होता था, लेकिन अब सबका मॉर्निंग सुबह ही होना चाहिए, क्योंकि पेपर अपना 2 से 4 है, मैंने समझा दी है वो बात। तो आप जब उठोगे ना तो उस समय आपका एक लॉन्ग सिटिंग हो सकती है। तो लॉन्ग सिटिंग के बाद, जैसे आपका एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3 घंटे का आपने एक सिटिंग कर ली, इसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो 1 घंटे का। और उस ब्रेक में करना क्या है ये भी समझ लो। जितने भी आप ब्रेक्स लो ना अब अगले कुछ दिनों में, उसमें एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देना कि उस समय आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना करो, एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना करो, और ऐसे लोगों के टच में मत आओ जो एग्जाम से रिलेटेड है। मैं फिर से बात बोल रहा हूं, जब आप ब्रेक्स लो ना अब अगले 15-20 दिन के अंदर, आप इसमें जो ब्रेक्स के अंदर कोशिश ये करना कि एग्जाम रिलेटेड चीजें नहीं करनी है, और कोई ऐसी भी चीज नहीं करनी है जो आपको ज्यादा डिमांड करे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई मूवी आई है 3 घंटे की है, आपने प्लान किया कि चलो यार आधे आधे घंटे करके देख लेंगे ना, पूरे दिन में खत्म हो जाएगी। तो आपने इस ब्रेक में 1 घंटे देख लिया। भाई दिमाग ऐसे काम नहीं करता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में वो कहानी है। अब आप कुछ भी पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में बैक ऑफ माइंड चल रहा होगा कि मुझे यार वो मूवी कंप्लीट करनी है। तो कहने का मतलब है कि आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आप इन ब्रेक्स के अंदर क्या करोगे। और जैसे कपिल शर्मा की वीडियो है, लगा सकते हो ना, कॉमेडी है, थोड़ा मन चिल हो जाएगा। आप कोई और कॉमेडी देख लो, या कुछ आपको सिंगिंग अच्छी लगती हो, या आपको किसी से फोन पे बात करना है, लेकिन वो बंदा एग्जाम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो लॉन्ग ब्रेक में। फिर जैसे आपने 1.5 घंटे की एक सिटिंग ली, तो आप इसके बगल में शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो। शॉर्ट ब्रेक हो गया 15 मिनट का, गए घर में भाई बहन से लड़ाई झगड़े कर लिए, मम्मी से कुछ मस्ती मजाक कर लिया, पापा से बात कर ली, आजकल मैच आ रहे हैं थोड़ा सा मैच देख लिया, ये हुआ शॉर्ट ब्रेक। तो आपको इस चीज को इंट्रोड्यूस करना सीखना होगा अपने स्केड्यूल में कि भाई मेरे दिन में कौन सा लॉन्ग ब्रेक होने वाला है और कौन सा मेरा शॉर्ट ब्रेक होने वाला है। अगर आप इसमें डिफरेंस नहीं करोगे, आपको बेटा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा है, प्रोडक्टिविटी हर समय सेम नहीं होती है। मतलब आपका पूरे दिन का जो एनर्जी लेवल है ना, वो सेम नहीं रहेगा। जैसे कि विराट कोहली जब स्टार्टिंग में क्रीज पे उतरते होंगे तो उनकी रनिंग स्पीड थोड़ी सी तेज रहती होगी कंपेरेटिवली टू द 100 रन जब वो दौड़ते होंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग में उनके पास ज्यादा एनर्जी है। तो ईट योर फ्रॉग फर्स्ट, दिन का सबसे पहला काम वो करो जो आपका नेक्स्ट डे का सबसे बड़ा टारगेट है, जो आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे ये करनी थी, तो वो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज
दिन में सबसे पहले करिए। हमेशा जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना उससे भागना नहीं है, सबसे पहले उसी को पकड़ के उसी की कहानी करनी है। ये ईट योर फ्रॉग फर्स्ट, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे जो भी आपका रहने वाला है उसको नेक्स्ट डे प्लान नहीं करना है। जैसे मुझे कल क्या करना है ना, वो आज मैं जब सोने जाऊं ना उससे पहले प्लान कर लूं कि कल मुझे एक मॉक देना है 2 से 4, सुबह मुझे ये करना है, रात में मुझे ये करना है। तो ये प्लानिंग आपकी एक दिन पहले रात में हो जानी चाहिए। आप अगर सुबह करोगे प्लान तो आपके 15, 20, 25 दिन, उस 25 मिनट उसी में खर्च होंगे। और दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो उठने के बाद आपकी एनर्जी रहती है, चाय वाय पी के आप जो बैठते हो, वो आपका 20 मिनट उसी में चला जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी आपको समझ में नहीं आती हैं, लेकिन दैट इज व्हाट मेक्स डिफरेंस एक टॉपर के बीच में और एक आदमी जो नॉर्मल बैठा रहता है टियर 3 या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आप बड़े बड़े जो भी टॉपर्स निकले, आप उनसे जब पर्सनल बात करेंगे ना, स्ट्रैटेजी वीडियोस में मैं नहीं बोलूंगा, सब बताते हैं, लेकिन जब आप अकेले में अगर किसी को जानते होंगे तो बात करेंगे तो आपको ये छोटे छोटे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आइडियल डे क्या होना चाहिए एक एस्पिरेंट का, तो 10 आवर्स की आपका पढ़ाई का रूटीन होना चाहिए। 8 घंटे की अगर नींद भी हो गई तब भी 4 घंटे बच रहे हैं, तो 10 घंटे के आसपास आप पढ़ाई का अपना, अब क्योंकि अब मैं ये नहीं कहता हूँ पूरे साल भर 10 घंटे पढ़ना है, बट अब आपको 10 घंटे निकालने। जो 12th में बच्चे हैं बेटा, आपको अपने घर वालों को, कॉलेज को, स्कूल को कन्विंस करके एक स्टेप उठाना होगा कि या तो क्लैट प्रायोरिटी है या ये प्री बोर्ड और बोर्ड जो हो रहे हैं ये प्रायोरिटी है। अगर क्लैट है तो इतना टाइम निकालो। ठीक है, आपका हर सेशन जो है वो 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में हो सकता है। आप दिन में 2 से 5 सेशन बना सकते हैं, 2 तो कम है, 3 से 5। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग कर सकते हैं तो 3-3 घंटे के 3 बना लीजिए, छोटे छोटे करते हैं 2-2 घंटे के बना लीजिए, पर 2 घंटे तो रखिए एक सिटिंग, ये जरूरी है। ठीक है, ब्रेक्स आपके रात में ही हो जाने चाहिए कि कौन सा आपका उस दिन लॉन्ग ब्रेक होने वाला है, कौन सा आपका शॉर्ट ब्रेक होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आपके सारे दिन आइडियल डे निकलेंगे। जैसे मान लो अगले अभी 20 दिन बाकी है एग्जाम में, 15 दिन बाकी हैं, कल को 10 दिन बाकी रहेगा, तो 10 दिन में हर दिन आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। भगवान न करे कोई ऊंच नीच हो जाए, बट किसी दिन आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कभी स्कूल से जबरदस्ती बुला लिया या घर में कोई समस्या हो गई, तो उस चीज को लेके परेशान नहीं होना है। ठीक है, बैड डे भी आएगा, बैड डे मतलब जिसमें आप 10 घंटे नहीं बैठ पाओगे, तो बैड डे में आपको अपना समय नहीं खराब करना है। बैड डे के अंदर आपको कर लेना ये कि चलो ठीक है ना, उस दिन हमारी परफॉर्मेंस 50% है, लेकिन 50% को भुनाना है, 50% को अच्छे से देना है। मतलब ये नहीं सोच के रह जाना है कि 10 घंटे नहीं कर पाए तो हम बेकार हो गए, छोड़ो ना, नहीं हो पाया, आज हम 5 घंटे पढ़ लेंगे, 4 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने कर लिया है। तो वो चीज आप ध्यान रख सकते हैं। बिफोर स्लीप एक इंपॉर्टेंट चीज है डिटॉक्स। डिटॉक्स क्या होती है? डिटॉक्स बेसिकली मतलब ये कि पढ़ाई से डिटॉक्स। तो बच्चों की एक गलती क्या होती है, रात में सोते टाइम पे भी यूट्यूब पे वो मेरी अभी ये वीडियो देख रहे होंगे या किसी और टीचर की वीडियो देख रहे होंगे क्लैट की, या किसी की बकवास सुन रहे होंगे, क्लैट से टेलीग्राम ग्रुप चेक कर रहे होंगे। ये मत करो। जब आप टेबल छोड़ रहे हो ना रात में, उसके बाद जब बेड पे जाओ तो कुछ अपना इन सब चीजों से अलग करो। पेरेंट्स से बात करो, पढ़ाई की बात मत करो, क्लैट की बात मत करो, भाई से बात करो, बहन से बात करो, दोस्त से बात करो, यार से बात करो, पर किसी से बात करो इस एग्जाम के बारे में बात मत करो। वो डिटॉक्स माइंड आपका होना बहुत जरूरी है। फिर मॉर्निंग में उठ के तो वापस ही जाना है ना क्लैट पे, तो रात में सोते टाइम पे थोड़ा आधे घंटे अपने दिमाग को ब्रेक देने की आपको बहुत आवश्यकता है। कुछ और पॉइंट्स, एक्टिव रिवीजन करो। देखो क्लैट के पेपर में मेरा जो पर्सनल एक इसमें टिप्स, मतलब पर्सनल एक चीज माननी है कि यार आप RC-CR में ना बहुत कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे वोकेबलरी के वर्ड्स रटने बैठते हैं, रिवाइज करने बैठते हैं, बट वो इतने सारे ना आप रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आपने अब तक प्रिपरेशन में एडिटोरियल ये वो पढ़ा होगा और वो शब्द कहीं देखा होगा तो आप लगा दोगे एग्जाम में, तब भी अगर आपके पास हो तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज करंट अफेयर्स के अलावा ज्यादा कुछ है नहीं रिवीजन के लिए, बाकी तो प्रैक्टिस वाला पार्ट है। तो एक्टिव रिवीजन करंट अफेयर्स की करो, मतलब रिकॉल करो, चीज़ों को समझो, आपने जो कुछ टॉपिक्स अपने फिक्स कर रखे होंगे उनके बारे में देखो, है ना। तो करंट अफेयर इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा रिवीजन मांगता है क्लैट, तो वो करते रहना है। मॉक कब स्केड्यूल बना लो कि यार अगले 15 दिन में मुझे 10 मॉक देने, 8 मॉक देने, और डेट्स डाल दो कि इस दिन देने, 2 से 4 में देने। और मॉक कितने देने ना, ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। अगर आप आज की डेट में क्लैट में 60+ नंबर ला रहे हो, 65+ मिनिमम बता रहा हूं मैं, 50, 55 इस तरीके से हो, तो आप लोग दे सकते हो 2 दिन में एक मॉक, आपको देना चाहिए। बट अगर आप 30, 40 पे हो ना, तो आपका बहुत ज्यादा मॉक देने से भी कुछ होगा नहीं।
आपको ये सोचना है कि हमें सब्जेक्ट पे भी काम करना है, क्योंकि वहां भी हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मिस मत करना। स्टूडेंट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैं तो भाई इसमें बहुत बड़ा 30 मार्क खानूं, मुझे क्या करना है, मेरे तो मस्त यहाँ पे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना वो आपको दूसरों से एज देगा, तो उसकी प्रैक्टिस बरकरार रखना। जो वीक सेक्शन है उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना है कि वो भी अच्छा इंप्रूव हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मिस नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती जो है बहुत बार बच्चे कर जाते हैं, तो वो मेरा एक पॉइंट था, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा ये सेशन, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025, यू कैन सी आर टाइटन्स बैच, क्लैट यूजी 2025 टाइटन बैच। 25,999 का ये कोर्स है, जिसमें आपके घर पे बुक्स आएंगी, लाइव क्लासेस इंक्लूडेड हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, सारी चीज़ें जो चाहिए इस एग्जाम के लिए वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपका ये पेपर जो है अच्छा जाए। जय हिंद, जय भारत।